अध्याय 3 गुमनाम चिट्ठियां। ब्राजीलियन सांप के निकल भागने के कारण हैरी को अब तक की सबसे लंबी सजा मिली। जब उसे अलमारी से बाहर आने की छूट दी गई, तब तक गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। डडली अपना नया वीडियो कैमरा तोड़ चुका था, रिमोट कंट्रोल वाले हवाई जहाज को चकनाचूर कर चुका था और पहली बार रेसिंग बाइक चलाते समय बूढ़ी मिसेस फिक को तब टक्कर मार चुका था जब वे बैसाखियों के सहारे प्रिवेट ड्राइव की सड़क पार कर रही थी। हैरी खुश था कि स्कूल बंद हो गया, परंतु डडली के गैंग से बचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वे रोज घर आ धमकते थे। पियर्स, डेनिस, मैकलम और गॉर्डन सबके सब मोटे और मूर्ख थे, परंतु चूंकि डडली उनमें से सबसे मोटा और सबसे मूर्ख था, इसलिए वह उनका लीडर था। बाकी सभी खुशी खुशी डडली के मनपसंद खेल हैरी का शिकार में शामिल हो जाते थे। इस वजह से हैरी ज्यादातर समय घर से बाहर रहना पसंद करता था। यहाँ वहाँ भटकते हुए जब वह छुट्टियों के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, तो उसे आशा की हल्की सी किरण नजर आई। जब सितंबर आएगा तो वह हाई स्कूल में जाएगा और जीवन में पहली बार वह डडली के साथ नहीं पढ़ेगा। डडली को वर्नन अंकल के पुराने स्कूल स्मेलिंगटन्स में भेजा जा रहा था। पियर्स पॉलकिस भी वहीं जा रहा था। दूसरी तरफ हैरी एक सरकारी स्कूल स्टोनवेल हाई स्कूल जा रहा था, जिसका डडली मजाक उड़ाता रहता था। स्टोन वॉल में पहले दिन बच्चों का सिर टॉयलेट के अंदर डालते हैं, उसने हैरी से कहा। चाहो तो ऊपर आकर उसकी प्रैक्टिस कर लो। नहीं धन्यवाद, हैरी ने कहा। बेचारे टॉयलेट के अंदर तुम्हारे सिर जितनी गंदी चीज पहले कभी नहीं गई होगी, वह बीमार होगा। इससे पहले कि डडली उसके कहने का मतलब समझ पाए, हैरी ने दौड़ लगा दी। जुलाई में पिटूनिया आंटी डडली को एक दिन लंदन ले गईं, क्योंकि डडली के लिए स्मेलिंगटन्स की यूनिफॉर्म खरीदनी थी। हैरी को वे मिसेस फिक के यहाँ छोड़ गईं। मिसेस फिक का व्यवहार आज पहले जितना बुरा नहीं था। बाद में हैरी को पता चला कि अपनी पालतू बिल्लियों में से एक के कारण वे गिर गई थी, जिससे उनकी टांग टूट गई, और शायद इसीलिए अब मिसेस फिक को बिल्लियों से उतना प्रेम नहीं रहा। उन्होंने हैरी को टेलीविजन देखने दिया और उसे थोड़ा सा चॉकलेट केक भी दिया, जिसका स्वाद ऐसा था जैसे उसे कई सालों से संभाल कर रखा गया हो। उस शाम डडली ने अपनी नई चमचमाती यूनिफॉर्म में पूरे परिवार के सामने ड्राइंग रूम में परेड की। स्मेलिंगटन्स में पढ़ने वाले लड़के मेहरून रंग का लंबा कोट, नारंगी निक्कर और बोट्स नाम के स्ट्रॉ हैट पहनते थे। वे गांठदार छड़ियां भी रखते थे और टीचर्स की आंख बचाकर उससे एक दूसरे को मारते थे। ऐसा लगता था जैसे बाद के जीवन के लिए ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। जब वर्नन अंकल ने डडली को नई यूनिफॉर्म में देखा, तो वे भरी आवाज में बोले कि ये उनके जीवन का सबसे गौरवशाली पल है। पिटूनिया आंटी की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए और वे कहने लगी कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका छोटा सा डडली बेटू है, जो इतना सुंदर और बड़ा दिख रहा है। हैरी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे हंसी रोकने की कोशिश में उसकी दो पसलियां पहले ही टूट चुकी होंगी। अगली सुबह जब हैरी नाश्ता करने गया, तो किचन में भयानक बदबू भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बदबू सिंक में रखे लोहे के एक बड़े टब में से आ रही थी। उसने इसमें झांक कर देखा। टब में गंदे कपड़े भरे थे, जो भूरे पानी में तैर रहे थे। ये क्या है? उसने पिटूनिया आंटी से पूछा। उसके होंठ जैसे सिले हुए थे, क्योंकि जब भी वह सवाल पूछने की गुस्ताखी करता था, वह अपने होंठ कसकर बंद कर लेता था। तुम्हारी नई स्कूल यूनिफॉर्म, उन्होंने कहा। हैरी ने एक बार फिर टब में देखा। अच्छा, उसने कहा। मुझे पता नहीं था कि उसका इतना गीला होना जरूरी है। बेवकूफ हो क्या? पिटूनिया आंटी ने तमतमाते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए डडली के पुराने कपड़े भूरे रंग में रंग रही हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा तो ये यूनिफॉर्म भी बाकी बच्चों जैसी दिखेगी। हैरी को इस बारे में बहुत संदेह था, परंतु उसने सोचा कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। वह टेबल पर बैठ गया और उसने कोशिश की कि वह इस बारे में ना सोचे कि स्टोनवॉल हाई स्कूल में पहले दिन उसका हुलिया कैसा दिखेगा। शायद वैसा जैसे उसने किसी बड़े हाथी की खाल ओढ़ रखी हो। डडली और वर्नन अंकल अंदर आए और हैरी की नई यूनिफॉर्म की बदबू के कारण दोनों की ही नाक सिकुड़ी हुई थी। वर्नन अंकल ने हमेशा की तरह अपना अखबार खोला और डडली अपनी स्मेलिंगटन्स की छड़ी से, जिसे वह हर जगह साथ ले जाता था, टेबल पर ठक ठक करने लगा। तभी उन्हें लेटर बॉक्स खुलने की आवाज सुनाई दी और फिर फर्श पर चिट्ठियां गिरने की आवाज आई। चिट्ठियां लाओ डडली, वर्नन अंकल ने अखबार के पीछे से कहा। हैरी से कहो ना। हैरी, चिट्ठियां लाओ। डडली से कहिए ना। डडली, अपनी स्मेलिंगटन्स की छड़ी इसे चुभो। अपने आप को स्मेलिंगटन्स की छड़ी से बचाते हुए हैरी चिट्ठियां लाने चला गया। फर्श पर 3 चिट्ठियां पड़ी थी। वर्नन अंकल की बहन मार्च का पोस्ट कार्ड, जो आइल ऑफ वाइट पर छुट्टियां मना रही थी, एक भूरा लिफाफा जो शायद कोई बिल था, और एक चिट्ठी हैरी के नाम।
हैरी ने चिट्ठी उठाई और उसे गौर से देखा। उसका दिल किसी बड़े रबर बैंड की तरह उछल पड़ा। जिंदगी में किसी ने भी कभी भी उसे चिट्ठी नहीं लिखी थी। उसे कौन चिट्ठी लिखता? उसके ना दोस्त थे ना रिश्तेदार। वह किसी लाइब्रेरी का मेंबर भी नहीं था, इसलिए उसे किताबें लौटाने के बारे में अपमानजनक पत्र भी नहीं मिलते थे। बहरहाल उसके सामने एक चिट्ठी थी और पते से ये साफ जाहिर था कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मिस्टर एच पॉटर, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी, 4 प्रिवेट ड्राइव, लिटिल विंगिंग, सर्रे। लिफाफा मोटा और भारी था तथा पीले चमड़े के कागज से बना था और उस पर हरी स्याही से पता लिखा था। लिफाफे पर एक भी टिकट नहीं लगा था। लिफाफे को पलटते समय उसके हाथ कांपने लगे। हैरी ने देखा कि लिफाफे के पीछे जामुनी मोम की मोहर लगी थी और एक मोनो बना था। मोनो में एक शेर, एक चील, एक बिच्छू और एक सांप थे और बीच में बड़ा सा एच लिखा था। जल्दी करो लड़के, वर्नन अंकल किचन से चीखे। तुम क्या कर रहे हो? कहीं चिट्ठी में रखे बम की जांच तो नहीं करने लगे? वे अपने मजाक पर खुद ही हंस पड़े। हैरी किचन में वापस आया। वह अब भी अपनी चिट्ठी को घूर रहा था। उसने वर्नन अंकल को बिल और पोस्ट कार्ड दे दिए और फिर बैठकर धीरे से अपना पीला लिफाफा खोलने लगा। वर्नन अंकल ने बिल वाला लिफाफा खोला, उसे नफरत से पढ़ा और फिर पोस्ट कार्ड पर निगाह डाली। मार्ज बीमार है, उन्होंने पिटूनिया आंटी को बताया। उसने बासी मछली खा ली थी। डैडी, डडली अचानक चिल्लाया। डैडी, हैरी के पास कुछ है। हैरी इस समय अपनी चिट्ठी खोलने ही वाला था, जो लिफाफे की तरह ही चमड़े के भारी कागज पर लिखी गई थी, परंतु तभी वर्नन अंकल ने उसके हाथ से चिट्ठी तेजी से छीन ली। ये मेरी चिट्ठी है, हैरी ने कहा और उसे वापस छीनने की कोशिश की। तुम्हें कौन चिट्ठी लिखेगा? वर्नन अंकल ने ताना मारते हुए कहा। उन्होंने एक हाथ से चिट्ठी खोली और उस पर नजर दौड़ाई। ट्रैफिक लाइट जितनी तेजी से रंग बदलती है, उससे भी ज्यादा तेजी से उनका चेहरा लाल से हरा हो गया और बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही सेकंड में उनका चेहरा बासी दलिये की तरह भूरा सफेद हो गया। पिटूनिया, वे हाँफते हुए बोले। डडली चिट्ठी छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे पढ़ सके, परंतु वर्नन अंकल ने चिट्ठी इतनी ऊंची पकड़ रखी थी कि वो उसकी पहुंच से दूर थी। पिटूनिया आंटी ने उत्सुकता से चिट्ठी ली और पहली लाइन पढ़ी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वे बेहोश होने वाली हो। उन्होंने अपना गला पकड़ लिया और दम घुटने जैसी आवाज निकाली। वर्नन, हे भगवान, वर्नन! वे एक दूसरे की तरफ एकटक देखते रहे। वे भूल गए थे कि हैरी और डडली अब भी उसी कमरे में थे। डडली को इस सहन करने की आदत नहीं थी कि उसकी तरफ ध्यान न दिया जाए। उसने अपनी स्मेलिंगटन्स की छड़ी अपने डैडी के सिर में खट से मारी। मैं उस चिट्ठी को पढ़ना चाहता हूँ, वह जोर से चिल्लाया। हैरी ने बौखलाते हुए कहा, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी चिट्ठी है। दोनों बाहर निकल जाओ, वर्नन अंकल ने चिट्ठी को लिफाफे के अंदर ठूसते हुए कहा। हैरी हिला भी नहीं। मुझे मेरी चिट्ठी चाहिए, वह चिल्लाया। मुझे चिट्ठी पढ़ने दो, डडली चीख रहा था। बाहर, वर्नन अंकल गरजे। इसके बाद उन्होंने हैरी और डडली की गर्दन पकड़ी और उन्हें हॉल में फेंक दिया और किचन का दरवाजा धड़ाम से बंद कर लिया। हैरी और डडली में तत्कालिक जोरदार परंतु खामोश लड़ाई होने लगी कि चाबी के छेद में से कौन सुनेगा। डडली इस लड़ाई में जीत गया और इसलिए हैरी, जिसके एक कान पर उसका चश्मा लटक रहा था, पेट के बल लेट कर उस दरार में से सुनने लगा जो दरवाजे और फर्श के बीच थी। वर्नन, पिटूनिया आंटी कांपती आवाज में कह रही थी। पता देखो, उन्हें कैसे मालूम कि वह कहाँ सोता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे घर पर नजर रख रहे हो? नजर रख रहे हो? जासूसी कर रहे हो? पीछा कर रहे हो? कुछ भी हो सकता है, वर्नन अंकल बहुत परेशान आवाज में बोले। परंतु वर्नन, हम क्या करें? इसका जवाब दे। ये कह दे कि हम नहीं चाहते। हैरी को दिख रहा था कि वर्नन अंकल के चमकते काले जूते किचन में इधर से उधर जा रहे थे। नहीं, उन्होंने फैसला करते हुए कहा। नहीं, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा तो हाँ, ये सबसे अच्छा रहेगा। हम कुछ भी नहीं करेंगे। पर मैं अपने घर में उस तरह की कोई चीज नहीं चाहता पिटूनिया। जब हमने उसे घर में रखा था तो क्या हमने उस वक्त एक कसम नहीं खाई थी कि हम इस खतरनाक बेवकूफी को बंद कर देंगे? उस शाम को ऑफिस से लौटने के बाद वर्नन अंकल ने ऐसा काम किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वे हैरी की अलमारी में उससे मिलने गए। जैसे ही वर्नन अंकल दरवाजे में जैसे तैसे घुसकर अंदर आए, हैरी ने पूछा, मेरी चिट्ठी कहाँ है? मुझे किसने चिट्ठी लिखी है? किसी ने नहीं, उस पर गलती से तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, वर्नन अंकल ने रूखेपन से कहा। मैंने चिट्ठी जला दी है। कहीं कोई गलती नहीं थी, हैरी ने गुस्से में कहा। उस पर मेरी अलमारी का पता लिखा था। चुप रहो,
वर्नन अंकल इतनी जोर से चीखे कि छत से 2 मकड़ियां नीचे गिर पड़ी। गहरी सांस लेने के बाद वर्नन अंकल ने अपने चेहरे को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, जो बहुत कष्ट में दिख रहा था। अच्छा, हाँ, हैरी, इस अलमारी के बारे में। तुम्हारी आंटी और मैं सोच रहे थे, अब तुम्हारे हिसाब से ये अलमारी छोटी पड़ने लगी है। हमने सोचा अच्छा यही रहेगा कि तुम डडली के दूसरे बेडरूम में रहने लगो। क्यों? हैरी ने कहा। सवाल मत पूछो, अंकल ने गुर्राते हुए कहा। अपना सामान ऊपर ले जाओ, अभी। डर्सली परिवार के घर में 4 बेडरूम थे। एक वर्नन अंकल और पिटूनिया आंटी के लिए, दूसरा मेहमानों के लिए, आमतौर पर वर्नन अंकल की बहन मार्ज, तीसरा जिसमें डडली सोता था, और चौथा जहां डडली अपने खिलौने और वे सारी चीजें रखता था जो उसके पहले बेडरूम में नहीं समा पाती थी। हैरी को अपना पूरा सामान अलमारी से इस कमरे तक ले जाने में सिर्फ एक ही चक्कर लगाना पड़ा। वह बिस्तर पर बैठा और उसने चारों तरफ ध्यान से देखा। यहाँ रखी लगभग हर चीज टूटी फूटी थी। 1 महीने पुराना वीडियो कैमरा उस छोटे और सही सलामत टैंक के ऊपर पड़ा था, जिसे एक बार डडली ने पड़ोसी के कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया था। कोने में डडली का पहला टेलीविजन रखा था, जिसे उसने उस दिन लात मारकर तोड़ दिया था जब उसका मनपसंद सीरियल नहीं आया था। पक्षी रखने का एक बड़ा सा पिंजरा भी था, जिसमें कभी एक तोता रहता था, जिसकी अदला बदली करके डडली ने स्कूल के एक दोस्त से असली एयर राइफल ले ली थी। वह राइफल शेल्फ के ऊपर रखी थी और उसका कोना बुरी तरह पिचका हुआ था, क्योंकि डडली उस पर बैठ गया था। बाकी की शेल्फों में किताबें रखी थी। कमरे में बस किताबें ही ऐसी दिख रही थी जैसे उन्हें कभी छुआ ही ना गया था। नीचे से डडली के अपने माँ पर चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं नहीं चाहता कि वह वहां रहे, मुझे वह कमरा चाहिए, उसे वहां से बाहर निकालो। हैरी ने आह भरी और बिस्तर पर लेट गया। कल तक यहाँ रहने के लिए वह सब कुछ दे सकता था, पर आज वह बिना चिट्ठी के इस कमरे में रहने के बजाय चिट्ठी के साथ उस अलमारी में वापस जाने के लिए तैयार था। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब चुप थे। डडली सदमे में था। वह चीखा था, चिल्लाया था, अपने डैडी को अपनी स्मैंगटन्स की छड़ी से मारा था, बीमारी का नाटक किया था, अपनी माँ को लात मारी थी, ग्रीन हाउस की छत से अपने कछुए को फेंक दिया था, और इस सब के बाद भी उसे अपना कमरा वापस नहीं मिला। हैरी गुजरे हुए कल के इसी समय के बारे में सोच रहा था और दुखी हो रहा था कि काश उसने हॉल में ही अपनी चिट्ठी पढ़ ली होती। वर्नन अंकल और पिटूनिया आंटी एक दूसरे की तरफ रहस्यपूर्ण ढंग से देख रहे थे। वर्नन अंकल हैरी से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे, और जब डाक आई तो उन्होंने डडली को डाक लेने भेजा। डडली पूरे हॉल में स्पेलिंगटन्स की छड़ी से हर चीज को ठोकता हुआ गया। फिर वह चिल्लाया, एक और चिट्ठी आ गई, मिस्टर एच पॉटर, सबसे छोटा बेडरूम, 4 प्रिवेट ड्राइव। दबी हुई चीख के साथ वर्नन अंकल कुर्सी से उछले और उन्होंने हॉल में दौड़ लगा दी। हैरी उनके ठीक पीछे दौड़ रहा था। डडली के हाथ से चिट्ठी छीनने के लिए वर्नन अंकल को उसे जमीन पर गिराना पड़ा। यह काम और भी ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि हैरी ने पीछे से हाथ डालकर वर्नन अंकल की गर्दन पकड़ ली। 1 मिनट की उठापटक के बाद, जिसमें हर एक को स्मेलिंगटन्स की छड़ी कई बार पड़ी, वर्नन अंकल सीधे खड़े हुए। वे हाँफ रहे थे और हैरी की चिट्ठी उनके हाथों में थी। अपनी अलमारी में जाओ, मेरा मतलब है अपने बेडरूम में, वे हैरी से हाँफते हुए बोले। डडली, तुम भी जाओ, दफा हो जाओ। हैरी अपने नए कमरे में गोल गोल घूमता रहा। कोई जानता था कि वह अपनी अलमारी से निकलकर कहीं और सोने लगा है, और वह ये भी जानता था कि उसे पहले चिट्ठी नहीं मिली। निश्चित रूप से इसका मतलब ये था कि वह दोबारा कोशिश करेगा, और इस बार हैरी ऐसा इंतजाम कर लेगा ताकि वह उस चिट्ठी तक पहुंचने में सफल हो जाए। उसके दिमाग में एक योजना थी। अगली सुबह 6 बजे सुधरी हुई अलार्म घड़ी की घंटी बजी। हैरी ने लपक कर उसे बंद किया और चुपचाप कपड़े पहने। वह डर्सली परिवार को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए बिना लाइट जलाए वह दबे पांव नीचे उतरा। वह प्रिवेट ड्राइव के कोने पर पोस्टमैन का इंतजार करने जा रहा था, ताकि नंबर 4 की चिट्ठियां सबसे पहले उसी के हाथ लग जाएं। अंधेरे हॉल से बाहर के दरवाजे की तरफ रेंगते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आह! हैरी हवा में उछल पड़ा। वह फर्श पर पड़ी किसी मोटी और गिलगिली चीज पर चढ़ गया था, किसी जिंदा चीज पर। ऊपर की मंजिल की बत्तियां खट से जली, और हैरी ये देखकर आतंकित हो गया कि जिस गिलगिली चीज पर वह चढ़ा था वह उसके अंकल का चेहरा था। वर्नन अंकल स्लीपिंग बैग में सामने वाले दरवाजे से टिककर सो रहे थे। ये बात तय थी कि वे पक्का इंतजाम कर लेना चाहते थे, ताकि हैरी वो काम ना कर पाए जिसे करने की वह कोशिश कर रहा था। वे आधे घंटे तक हैरी को डांटते रहे, और फिर उन्होंने उसे 1 कप चाय बनाकर लाने को कहा। हैरी पैर पटकते हुए दुखी मन से किचन में गया, और जब वह लौट कर आया तब तक डाक आ चुकी थी और वर्नन अंकल की गोद में पड़ी थी।
हैरी को दिख रहा था कि 3 चिट्ठियों पर हरी स्याही से पता लिखा था। मैं चाहता हूँ, उसने कहना शुरू किया, परंतु वर्नन अंकल उसकी आंखों के सामने उसकी चिट्ठियां फाड़ रहे थे। वर्नन अंकल उस दिन ऑफिस नहीं गए, वे घर पर ही रहे और उन्होंने कील ठोककर लेटर बॉक्स को बंद कर दिया। देखो, मुंह में कीले भरे होने के बावजूद वे पिटूनिया आंटी को समझा रहे थे, जब वे लोग चिट्ठियां नहीं पहुंचा पाएंगे तो हार मान लेंगे। वर्नन, मुझे नहीं लगता कि वे इतनी आसानी से हार मान लेंगे। अरे, वे लोग तुम्हारी और मेरी तरह थोड़ी ही सोचते हैं, उनके सोचने का ढंग बहुत अजीब होता है, वर्नन अंकल ने कहा। और फिर उन्होंने एक कील को फ्रूट केक के उस टुकड़े में ठोकने की कोशिश की जो पिटूनिया आंटी उनके खाने के लिए लाई थी। शुक्रवार को हैरी के नाम की 12 चिट्ठियां आ गईं। जब चिट्ठियां लेटर बॉक्स में से अंदर नहीं घुस पाईं तो उन्हें दरवाजे के नीचे से सरकाकर अंदर डाला गया। कुछ चिट्ठियों को किनारे की दरारों से और कुछ को तो नीचे वाले बाथरूम के रोशनदान से अंदर डाला गया। वर्नन अंकल उस दिन भी घर पर ही रहे। सारी चिट्ठियों को जलाने के बाद उन्होंने हथौड़ी और कीले उठाकर अगले और पिछले दरवाजों की सारी दरारें बंद कर दी। अब कोई अंदर तो क्या, बाहर भी नहीं जा सकता था। काम करते करते वे टिप्टो थ्रू दी ट्यूलिप्स गुनगुना रहे थे और जरा जरा सी आवाज पर चौंक जाते थे। शनिवार को स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। हैरी के नाम की 24 चिट्ठियां घर के अंदर घुस आईं, जो 2 दर्जन अंडों के भीतर एक एक करके मोड़ी और छिपाई गई थी। उनका दूध वाला बहुत परेशान दिख रहा था जब उसने ये अंडे ड्राइंग रूम की खिड़की से पिटूनिया आंटी को दिए। वर्नन अंकल गुस्से से पागल होकर पोस्ट ऑफिस और डेयरी में फोन लगा रहे थे ताकि उन्हें कोई सही आदमी मिल जाए जिससे वे इसकी शिकायत कर सके। इस बीच पिटूनिया आंटी ने अपनी मिक्सी में वे सारी चिट्ठियां पीस डाली। आखिर दुनिया में ऐसा कौन है जो तुमसे कुछ कहने के लिए इतना छटपटा रहा है? डडली ने हैरी से आश्चर्य से पूछा। रविवार की सुबह नाश्ते की टेबल पर वर्नन अंकल थके हुए और थोड़े बीमार से दिख रहे थे, परंतु वे खुश थे। इतवार को डाक नहीं आती, उन्होंने अखबार पर मुरब्बा लगाते हुए उन्हें खुशी खुशी याद दिलाया। आज कोई बेहुदा चिट्ठी नहीं आ सकती। जब वे बोल रहे थे तभी किचन की चिमनी से कोई चीज सरसराती हुई नीचे आई और उनके सिर के पिछले हिस्से पर चटाक से पड़ी। अगले ही पल अंगीठी से 30 या 40 चिट्ठियां गोली की तरह बरसने लगी। बाकी सभी ने अपने सिर झुका लिए, परंतु हैरी चिट्ठी पकड़ने के लिए हवा में उछला। बाहर जाओ, बाहर जाओ! वर्नन अंकल ने हैरी को कमर से पकड़ा और बाहर हॉल में फेंक दिया। जब पेटूनिया आंटी और डडली अपने चेहरों पर हाथ रखकर बाहर निकल गए तो वर्नन अंकल ने दरवाजा धड़ाम से बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने के बाद भी बाहर से वे सुन सकते थे कि चिट्ठियां अब भी कमरे में तैरती हुई घुस रही थी और दीवारों तथा फर्श पर टकरा रही थी। बहुत हो गया, वर्नन अंकल ने कहा। वे शांत लहजे में बोलने की कोशिश कर रहे थे, परंतु बोलते समय अपनी मूंछ के बाल लगातार उखाड़ते जा रहे थे। 5 मिनट में तुम सब चलने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं। सिर्फ कुछ कपड़े पैक कर लो, कोई बहस नहीं। अपनी आधी मूछ के बिना वे इतने खतरनाक दिख रहे थे कि उनसे बहस करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। 10 मिनट बाद वे लोग कीलों से बंद दरवाजों को झटके से खींचते हुए बड़ी मुश्किल से बाहर आए, कार में बैठे और कार हाईवे पर हवा से बातें करने लगी। डडली पिछली सीट पर सुबक रहा था। उसके डैडी ने उसके सिर पर मार दिया था क्योंकि अपने टेलीविजन, वीसीआर और कंप्यूटर को स्पोर्ट्स बैग में पैक करने में उसे कुछ ज्यादा ही समय लग रहा था। उनकी कार चलती रही और चलती रही, यहाँ तक कि पेटूनिया आंटी भी ये पूछने में डर रही थी कि वे कहाँ जा रहे थे। बीच बीच में वर्नन अंकल झटके से गाड़ी मोड़ लेते थे और कुछ समय तक विपरीत दिशा में कार चलाने लगते थे। जब वे झटके से गाड़ी मोड़ते थे तो वे ये शब्द बुदबुदाते थे, पीछा करने वालों अब क्या करोगे, पीछा करने वालों अब क्या करोगे। दिन भर हो गया परंतु वे खाने पीने के लिए कहीं नहीं रुके। रात तक डडली दुखी होकर चिंघाड़ने लगा था। उसकी जिंदगी में इतना बुरा दिन पहले कभी नहीं गुजरा था। वह भूखा था। उसके 5 मनपसंद टेलीविजन सीरियल छूट गए थे। यही नहीं, आज से पहले वह अपने कंप्यूटर पर किसी दुश्मन को मारे बिना इतने समय तक कभी नहीं रहा था। आखिरकार वर्नन अंकल एक गंदे से होटल के सामने रुके जो एक बड़े शहर के बाहरी हिस्से में था। डडली और हैरी एक ही कमरे में सोए जिसमें डबल बेड था और सीली हुई गंदी चादरें थीं। डडली खर्राटे भरने लगा पर हैरी जागता रहा। वह खिड़की की चौखट पर बैठकर नीचे से गुजरती हुई कारों की रोशनियां देख रहा था और सोच रहा था। अगले दिन नाश्ते में उन्होंने बासी कॉर्नफ्लेक्स और ठंडे डिब्बाबंद टमाटर के साथ टोस्ट खाए। उन्होंने नाश्ता खत्म ही किया था कि तभी होटल की मालकिन उनकी टेबल के पास आई। माफ कीजिए, परंतु क्या आप में से किसी का नाम मिस्टर एच पॉटर है? मेरे पास रिसेप्शन में इस तरह की लगभग 100 चिट्ठियां रखी हैं। उसने एक चिट्ठी दिखाई ताकि वे हरी स्याही में लिखा पता पढ़ सके। मिस्टर एश पॉटर,
कमरा नंबर 17, रेवेन्यू होटल, कॉकवर्थ। हैरी ने चिट्ठी को झपटना चाहा, परंतु वर्नन अंकल ने उसके बढ़े हुए हाथ को हटाकर एक तरफ कर दिया। मालकिन घूरती रही। मैं उन्हें ले लेता हूँ, वर्नन अंकल बोले, और जल्दी से खड़े होकर वे उसके पीछे पीछे डाइनिंग रूम के बाहर चले गए। डियर, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम घर लौट चलें? पेटूनिया आंटी ने कई घंटों बाद डरते डरते सुझाव दिया, परंतु ऐसा लगा जैसे वर्नन अंकल ने उनकी बात सुनी ही नहीं थी। वर्नन अंकल क्या चाहते थे, ये उनमें से कोई नहीं जानता था। वर्नन अंकल उन्हें कार से जंगल के बीचों बीच ले गए। वहां कार से बाहर निकले, चारों तरफ देखा, अपना सिर हिलाया और दोबारा कार में बैठे और एक बार फिर चल पड़े। यही हाल ही में जुते एक खेत के बीच, एक झूला पुल के बीचों बीच और एक बहुमंजिला कार पार्किंग में हुआ। डैडी पागल हो गए हैं, है ना? डडली ने पिटूनिया आंटी से देर शाम को धीमी आवाज में पूछा। वर्नन अंकल कार को समुद्र के किनारे पार्क करके और उन सभी को उसके अंदर लॉक करके कहीं चले गए थे। बारिश होने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें कार की छत पर शोर मचाने लगी। डडली झींक रहा था। आज सोमवार है, वह अपनी माँ से बोला। द ग्रेट हम्बर्टो आज रात आने वाला है। मैं किसी ऐसी जगह पर ठहरना चाहूंगा जहाँ टेलीविजन हो। सोमवार? ये सुनकर हैरी को कुछ याद आया। अगर आज सोमवार था और टेलीविजन के कारण डडली से सप्ताह के दिनों के बारे में आमतौर पर कोई गलती नहीं हो सकती थी, तो कल यानी मंगलवार को हैरी का 11वां जन्मदिन है। जाहिर है उसके बर्थडे खास खुशी के मौके नहीं होते थे। पिछले साल डर्सली परिवार ने उसे कोट टांगने वाला हैंगर दिया था और वर्नन अंकल के एक जोड़ी पुराने मोजे भी। फिर भी कोई रोज रोज तो 11 साल का नहीं होता है। वर्नन अंकल वापस लौट आए थे और अब वे मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में एक लंबा पतला पैकेट था और जब पेटूनिया आंटी ने उनसे पूछा कि वे क्या खरीद कर लाए हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सही जगह मिल गई है, उन्होंने कहा। आ जाओ, सब बाहर निकल आओ। कार के बाहर बहुत ठंडक थी। वर्नन अंकल समुद्र के काफी भीतर एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा कर रहे थे। चट्टान के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी। इससे बुरी झोपड़ी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बात तो तय थी, वहां कोई टेलीविजन नहीं था। आज रात के लिए तूफान की भविष्यवाणी की गई है, वर्नन अंकल ने खुशी से दमकते हुए और ताली बजाते हुए कहा। और इस भले आदमी ने मेहरबानी करके हमें अपनी नाव उधार दे दी है। बिना दांतों वाला एक बूढ़ा आदमी धीमी गति से चलते हुए उनके पास आया। थोड़ी कुटिल मुस्कान के साथ उसने एक पुरानी नाव की तरफ इशारा किया जो नीचे स्लेटी भूरी पानी में हिचकोले खा रही थी। खाने पीने का थोड़ा सामान मैंने ले लिया है, वर्नन अंकल बोले। सब लोग नाव पर चढ़ जाओ। नाव में उनकी कुल्फी जमने लगी। समुद्र की बर्फीली बौछार और बारिश उनके गले से नीचे उतर रही थी और ठंडी हवा चेहरे पर कोड़े बरसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घंटों बाद वे उस चट्टान तक पहुंचे जहां से वर्नन अंकल फिसलते और लड़खड़ाते हुए उन्हें टूटी फूटी झोपड़ी तक ले गए। अंदर की हालत बहुत भयानक थी। समुद्री शैवाल की बुरी बदबू भरी थी। लकड़ी की दीवारों के बीच मोटे मोटे दरारें थीं जिससे हवा सीटी बजाते हुए अंदर आ रही थी और अंगीठी सीली व खाली थी। झोपड़ी में सिर्फ 2 ही कमरे थे। वर्नन अंकल के खाने पीने के सामान में 4 केले और सबके लिए आलू के चिप्स का एक एक पैकेट था। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, पर चिप्स के खाली पैकेट सिर्फ धुआं निकालकर ही सिकुड़ गए। ऐसे समय वह चिट्ठियां होती तो मजा आ जाता, है ना? वे खुशी खुशी बोले। वे बहुत अच्छे मूड में थे। जाहिर था वे सोच रहे थे कि इस तूफान में उन तक चिट्ठियां पहुंचाने कोई यहाँ नहीं आ सकता। हैरी मन ही मन इस बात से सहमत था। हालांकि इस विचार से उसे जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। जब रात हुई तो भविष्यवाणी के अनुसार तूफान उनके चारों तरफ गरजने लगा। ऊंची लहरों की बौछारें झोपड़ी की दीवारों पर टकराने लगीं और तूफानी हवा गंदी खिड़कियों को हिलाने लगी। पिटूनिया आंटी को दूसरे कमरे में कुछ सीले हुए कंबल मिल गए और उन्होंने दीमक लगे सोफे पर डडली के लिए बिस्तर लगा दिया। वे और वर्नन अंकल अंदर वाले मोटे पलंग पर सोने चले गए और हैरी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया कि वह फर्श पर सबसे नरम जगह ढूंढ ले और सबसे पतले तथा फटे कंबल के नीचे दुबक कर सो जाए। जब रात गहराने लगी तो तूफान और भी भयानक होता चला गया। हैरी सो नहीं सका। वह कांपता रहा, करवटें बदलता रहा और कोशिश करता रहा कि उसे थोड़ा आराम मिल जाए, परंतु उसका पेट भूख के मारे गुड़गुड़ा रहा था। डडली के खर्राटे तूफान की आवाजों में दब गए जो आधी रात के करीब शुरू हुआ। डडली की घड़ी उसकी मोटी कलाई पर सोफे से नीचे लटकी हुई थी और हैरी को उसके चमकते डायल से दिख रहा था कि 10 मिनट बाद वह 11 साल का हो जाएगा। वह लेटा रहा और देखता रहा कि उसका बर्थडे टिक टिक करके करीब आ रहा था। वह सोच रहा था कि क्या डर्सली परिवार को उसका बर्थडे याद रहेगा और ये भी
कि चिट्ठियां लिखने वाला इस समय कहाँ होगा। 5 मिनट बचे थे। हैरी को बाहर किसी चीज के चरमराने की आवाज आई। उसे डर लगा कि कहीं छत टूट कर ना गिर जाए। हालांकि ऐसा होने पर उसे अधिक गर्मी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं था। 4 मिनट बचे थे। शायद प्रिवेट ड्राइव के घर में अब तक इतनी चिट्ठियां इकट्ठी हो गई होंगी कि जब वे वापस लौटेंगे तो वह किसी तरह से एक चिट्ठी चुराने में सफल हो जाएगा। 3 मिनट बचे थे। क्या ये समुद्र की आवाज थी जो इतनी बुरी तरह चट्टानों से टकरा रहा था? और 2 मिनट बचे थे। ये अजीब सी चटकने की आवाज कैसी थी? क्या कोई चट्टान समुद्र में गिर रही थी? 1 मिनट बचा था और फिर वह 11 साल का हो जाएगा। 30 सेकंड, 20, 10, 9। शायद उसे डडली को उठा देना चाहिए, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। 3, 2, 1। भड़ाम! पूरी झोपड़ी हिल गई। हैरी उठकर सीधा बैठ गया और दरवाजे को घूरने लगा। कोई बाहर खड़ा था और अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटा रहा था।